बाद ही 15 अगस्त 1945 क्या किया, जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसने देखा यार ये युद्ध तो किसी और दिशा में जा चुका है, और हो सकता है ये युद्ध इसी दिशा में अगर चलता रहा तो पूरी मानवता को शायद खत्म कर दे। क्योंकि ये समझिए आप, जो बम फेंके गए थे अगर वर्तमान समय के बम होते तो शायद पूरा जापान गायब हो गया होता नक्शे से। तो यहाँ आप समझ ही सकते हो सारी चीज़ों को कि जापान एकदम से घबरा गया, और जापान क्या पूरी दुनिया घबरा गई। ये मानवता पर सबसे पहला ऐसा प्रयोग था। उसके बाद में आपका मनुष्यों पर प्रयोग हुआ भी नहीं। हालांकि इसके बाद में आप जानते हो कि 1955 में एक बार इससे भी एक घातक प्रयोग आपका किया था आपका रूस ने, हाइड्रोजन बम का। लेकिन वो भी फिर आपका प्रैक्टिकली आगे हुआ नहीं। तो ये आपका मानव पर किया गया सबसे बड़ा प्रयोग था, जिसमें दो शहर मतलब एकदम से तबाह और मतलब खराब हो गए। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद में आता है आपका, क्या बोलेंगे इसके बाद में, अब आज़ाद हिंद फौज कहाँ गई जी। तो जब जापान ने सरेंडर कर दिया, जापान ही उसको सपोर्ट कर रहा था, तो वो आज़ाद हिंद फौज तो फिर आपका एकदम से डिसेबल हो गई। क्योंकि ब्रिटेन की युद्ध में जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो आपका मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई। और मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई तो अब जो आज़ाद हिंद फौज आगे बढ़ रही थी वो तो बहुत कमज़ोर हो जानी थी। तो सब ने सरेंडर कर दिया, सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और आज़ाद हिंद फौज के लीडर्स पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा, जो मुकदमा चला आज़ाद हिंद फौज के आपके लोगों पे, उसको बोलते हैं लाल किला मुकदमा, रेड फोर्ट केस, लाल किला मुकदमा। एक साथी कह रहे हैं आपका गोडसे के बारे में बताइए, गांधी और गोडसे। लाल किला मुकदमा ये चला था नवंबर 1945 में। याद रखना किस पर था ये, आईएनए, या आज़ाद हिंद फौज कहिए, आईएनए के, आईएनए के सैनिकों पर, आईएनए के सैनिकों पर ये चला कि भाई तुम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तुमने आवाज़ उठाई थी। और इसमें व्यक्ति थे कर्नल प्रेम सिंह, प्रेम सिंह सहगल, प्रेम सिंह सहगल। ये हिंदू थे आपका प्रेम सिंह सहगल। एक व्यक्ति थे यहाँ पर मेजर जनरल शाहनवाज खान, ये मुस्लिम थे। मेजर जनरल शाहबाज खान, तीन धर्म के व्यक्ति थे यहाँ पर। मेजर जनरल शाहनवाज खान, शाहनवाज खान मुख्य कमांडर थे, है ना, बहुत अच्छे कमांडर थे। एक थे इसमें कर्नल गुरबख्श सिंह, सिख व्यक्ति थे, कर्नल गुरबख्श सिंह, कर्नल गुरबख्श सिंह, गुरबख्श सिंह। ठीक है। तो इन पर लाल किला मुकदमा चला, और ब्रिटिश सरकार इनके खिलाफ में मतलब भारत के सभी लोग आ गए। ठीक है, भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में। तो ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाया गया, मुस्लिम लीग भी आ गया, कांग्रेस भी आ गई, और जितनी भी भारत में पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी इन लोगों के पक्ष में आ गई। क्योंकि ये लोग समझ समझ गए कि आज़ाद हिंद फौज किसके लिए लड़ रही थी। आप बताइए मुझे, आज़ाद हिंद फौज किसके लिए लड़ रही थी, तो आप कहेंगे वो भारत के लिए लड़ रही थी, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। तो लोगों में उनके लिए प्रेम उमड़ पड़ा। तो यहाँ जब मुकदमे चलते थे तो इनको जो है मृत्युदंड दे दिया ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, कोई प्रवाह नहीं पड़ा। वकील पक्ष भी गया, इसमें वकील थे आपका, पूरा वकीलों का एक संगठन बना था, नेहरू जी भी थे उसमें। वकील थे इसमें भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई थे। लाल किले मुकदमे में सबसे प्रमुख वकील यही थे। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए प्रयास किए, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू थे एक वकील। एक थे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। लेकिन क्या इन लोगों की मेहनत काम आई, आप कहेंगे नहीं। इन लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। क्या सुनाया गया इनको, मृत्युदंड। लोगों के अंदर इतना आक्रोश भर गया उस समय पर, क्योंकि अब स्थितियां आप समझते हो कैसी थी। ब्रिटेन को बहुत आर्थिक क्षति हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बहुत परेशान हो चुका था। जीत तो हो चुकी थी, लेकिन कई बार जीत के भी हार हो जाती है, आप जानते हो। और कई बार हार के भी जीत हो जाती है ना। होता है ऐसा, नहीं होता, हाँ जी होता है बिल्कुल। तो यहाँ जब इन लोगों को मृत्युदंड दे दिया तो भारत के लोगों ने लाल किले को घेर लिया। यही भारतीयों की भावना होती है। अगर ये लाहौर, लाहौर जेल को घेर लेते तो क्या हम भगत सिंह जी को नहीं बचा पाते। या हमारे जब भी इस देश के क्रांतिकारियों की, इस देश के लिए जो सही व्यक्ति हैं, उनको बचाने की कवायद की जब बात होती है, तो उसके लिए हमको यूनिटी हमेशा दिखानी चाहिए। और एक नारा लगा कि लाल किले की दीवारों को फोड़ दो और आज़ाद हिंद के साथियों को छोड़ दो। तो इतनी भीड़ वहां पर जमा हो गई कि उस समय पर आपका वायसराय था वेविल, उसने तुरंत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस डिसीजन को बदला। वेवेल ने कहा ये मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, इनके मृत्युदंड को किसने बोल दिया, मृत्युदंड को क्या बोलेंगे,
किसने? वेविल ने खत्म किया था, वेविल ने इनके मृत्यु दंड को खत्म कर दिया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमने बताया था जापान ने सरेंडर किया था कब? हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी को। और जापान में जब इन्होंने सरेंडर किया, जापान ने सरेंडर किया 15 को। और याद रख लेना 18 अगस्त 1945 लास्ट अपडेट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद में कोई अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ये लास्ट अपडेट है। और ये कहाँ पर थे लास्ट टाइम पे? ये देखे गए थे ताइकू हवाई अड्डे पर, ताइकू हवाई अड्डे पर। और कहते हैं इसी साथी ताइकू हवाई अड्डे से एक जहाज में जा रहे थे, जो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उस जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को कहते हैं कि एक आपका अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, ठीक है, और ताई हजुकुक में। और फिर उनकी अस्थियों को रखा गया एक मंदिर में, जिसको रेंकोजी मंदिर बोलते हैं, रेंकोजी मंदिर जापान में ही। तो ये लास्ट अपडेट है उनके बारे में। और इसके अलावा सब कहानियां हैं। उन कहानियों का कोई प्रमाण नहीं है। बहुत सारे व्यक्तियों ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस तो भारत आ गए थे, यहाँ पर रहते थे, लेकिन कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ठीक है, कुछ व्यक्तियों ने अपनी तरफ से कह दिया है। किसी संस्था के किसी व्यक्ति ने रिटायर हो गया, सी आपका काम कर रहा था उसमें एफबीआई में, रिटायरमेंट के बाद बोल दिया अरे मेरी तो मुलाकात हुई थी सुभाष चंद्र बोस जी से। कुछ नहीं है ना। उन सब चीज़ों को क्या है, कोई भी प्रमाण, कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, आज तक नहीं पता है। तो इसीलिए तो आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जी को जब भारत रत्न देने की बात उठी थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न किस कैटेगरी में दिया जाए, किस कैटेगरी में? तो या तो किसी जीवित व्यक्ति की कैटेगरी में दे सकते हैं, या भारत रत्न को मरणोपरांत दिया जा सकता है। यदि आप जीवित कैटेगरी में देंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ जीवित हैं, अगर आप उनको भारत रत्न दे रहे हैं तो। और यदि आप उनको मरणोपरांत में देंगे तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि वो मर गए थे, क्या एविडेंस? कोई प्रूफ नहीं है, कोई कोई प्रूफ नहीं है इस बात का। तो वो अंतिम बार देखे गए ऐसे देश नायक थे वो। ठीक है, हिटलर के बारे में आप जानती हो, हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। ऐसे हिटलर के बारे में कहा जाता है कि नहीं, हिटलर तो जीवित था। समझ रहे हैं? तो एक बार याद करिए, आज कक्षा से आप हमारी भावनाओं को जरूर समझे होंगे, सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, चलिए चलते हैं, हमारे जाने का समय हो गया है। घबराइएगा मत, जरूर पढ़ेंगे एक बार। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध नारा कहाँ से आह्वान किया था? बताएं जी एक बार, कहाँ से, कहाँ से किया था? सिंगापुर, 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 बहुत बढ़िया जी, सिंगापुर से। नेक्स्ट, आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। जितने भी दोस्त कह रहे हैं ना गांधी जी और गोडसे के बारे में बताइए, देखिए हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हमको कुछ सेशन लेने पड़ेंगे आपके, स्पेशल सेशंस। तो क्या बोलेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। स्टैटिक जी के बता दीजिए, हम कितनी तारीख से शुरू कर रहे हैं? आज पर हुई थी। आजाद हिंद रेडियो जर्मनी में शुरू किया था, जहाँ फ्री इंडिया सेंटर बनाया था। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी में भाग निकले थे? 1941 में भागे थे, फरार हो गए थे, फरार। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ पे की थी? सिंगापुर में की थी। कहाँ पर? सिंगापुर में की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है किस वर्ष में कहा। और आज साथी जितने भी रहे, और साथ में हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री हमने ख़त्म किया है, उस मॉडर्न हिस्ट्री का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमने आज मॉडर्न हिस्ट्री को जो पढ़ा है, हम आपसे फिर कहते हैं जिन साथियों ने कल की